प्यार लुटाते हो। कभी वतन में कभी मधुबन में आप हमको बुलाते हो। आओ लाडले फरिश्ते उड़ते रहते आपसे जब से हुआ है मिलन। आपसे जब से हुआ है मिलन। मन की डोर को खींच के बाबा पलकों पे हमको बिठाते हो। कभी वतन में कभी मधुबन में आप हमको बुलाते हो। आओ लाडले मैं श्रेष्ठ आत्मा प्यारे बाप दादा की छत्र छाया के नीचे बैठ पूरे कल्प वृक्ष की हर आत्मा के लिए यह संकल्प करती हूँ कि संसार की सर्व आत्माओं का सदा के लिए कल्याण हो।
सर्वात्माएं सुख, शांति, आनंद, प्रेम से तृप्त हो जाएं। सर्व आत्माओं के सदा के लिए दुख दर्द समाप्त हो जाएं। सभी प्रकार की बीमारियों से सब पूरी तरह से मुक्त हो जाएं। सब आत्माएं सदा याद की यात्रा में रहकर पावन बन जाएं। सबका बुद्धि योग एकाग्र होकर प्यारे शिव बाबा से जुड़ जाए। सब आत्माएं व्यर्थ से मुक्त हो सदा के लिए समर्थ बन जाएं। सब आत्माएं प्यारे शिव बाबा के असीम प्यार में समाई हुई रहे। सब आत्माएं अनेक जन्मों के विकर्मों के बोझ से मुक्त हो जाएं। सब आत्माएं टेंशन फ्री होकर हल्की व तरोताजा स्थिति में रहें। सब आत्माएं अपने पुराने आसुरी स्वभाव संस्कार से मुक्त हो जाएं।
सब आत्माओं में देवी देवताओं जैसे श्रेष्ठाचारी स्वभाव संस्कार जागृत हो जाएं। सब आत्माएं शांत, शुद्ध, पवित्र, शीतल संस्कार वाली बन जाएं। सब आत्माएं सच्ची अविनाशी खुशी व मौज का अनुभव करती रहें। सब आत्माएं शुभ व शुद्ध संकल्पों के खजानों से भरपूर होकर रहें। सब आत्माएं विकारों की कट से मुक्त हो सच्चा सोना बन जाएं। सबका आलस्य व अलबेलापन सदा के लिए समाप्त हो जाए। सबका आपस में रूहानी प्यार स्नेह बढ़ता जाए। सर्व आत्माओं की आत्मिक ज्योति सदा जगमगाती रहे।
सब आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण सतो प्रधान बन जाएं। तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल
पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। मैं सर्व आत्माओं के लिए यही संकल्प करती हूँ कि सब आत्माएं परमात्मा के सर्व खजानों की अधिकारी बन जाएं। सब आत्माएं हद की इच्छाओं से मुक्त हो बेहद की स्थिति में रहें। सब आत्माएं अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती रहें। सब आत्माएं परमात्मा पढ़ाई पढ़कर अपना पूरा वर्षा ले लें। सब सदा योग युक्त कर्म योगी स्थिति में रहकर ही कर्म करें। सब आत्माएं सदैव अपने श्रेष्ठ स्वमान ईश्वरीय नशे में रहें। सर्व की कर्मेंद्रियां शांत, शुद्ध, पवित्र, शीतल, पावन हो जाएं। सभी आत्माएं सदा परमात्मा प्यार व शक्तियों की छत्र छाया में रहें।
सब आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर ले। सब मान शान की इच्छा से परे सदा एक दूसरे को सम्मान देते रहें। सबके नयन शीतल, चित्त शांत, दिमाग ठंडा हो जाए। सभी ईश्वरीय मर्यादाओं व नियमों का पूरा पालन करते रहें। सब आत्माओं में दैवी गुणों का तीव्र गति से संचार होता रहे। सब आत्माओं में एक दो को आगे बढ़ाने की भावना बनी रहे। सबका व्यवहार सरल, रमणीक व मधुर हो जाए। सब अपने श्रेष्ठ लक्ष्य के पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहें। सभी सदा अपने मूल
ओरिजिनल संस्कारों के स्मृति स्वरूप में रहें। सबके चेहरे सदा हर्षित, खुशनुमा, खुश मिजाज रहें। सभी रूहानियत में रहकर रूहानी वातावरण बनाने की सेवा करते रहें। मुझ आत्मा की यही शुभ भावना है कि प्रकृति के पांचों तत्वों सहित समस्त जगत का कल्याण हो। सद्गुण का धन बड़ा निराला, बांटो बढ़ता जाए, इसे कोई न लूट सके, जो कभी न घुटने पाए। दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो, दानी बनो वरदानी बनो,
सबको आशा है, योग का तुम सहयोग करो, योग का तुम सहयोग करो, सबसे गुणों के मोती चुनो, सबसे गुणों के मोती चुनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। वक्त है कम जाना है दूर, थक के हो जाना नाचूर, वक्त है कम जाना है दूर, थक के हो जाना नाचूर, शक्ति से करना भरपूर, शक्ति से करना भरपूर, दान करो ये नित्य जरूर, सफल करो हर पल अपना, सफल करो हर पल अपना, धड़कनों के स्वर सुनो, धड़कनों के स्वर सुनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। अच्छा, शरीर का नाम तो आपने सुना, प्रतिभा। और मेरा लौकिक और अलौकिक जन्म दोनों ज़ैम्बिया में हुआ, सदर्न अफ्रीका में। और मैं एक हिंदू परिवार में जन्मी, पटेल फैमिली में। लेकिन हमको भारत क्या था, भारत का कल्चर क्या था, भाषा क्या थी, कुछ भी पता नहीं था। जब मैं बाबा की बनी तो मुझे एक भी वर्ड हिंदी का नहीं आता था, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। और गुजराती थोड़ा टूटा फूटा आता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम पढ़ाई भी इंग्लिश में ही की। अभी भी लिखना पढ़ना तो मुझे गुजराती भी नहीं आता है। लेकिन वंडर ये है कि बाबा ने हिंदी मुरली पढ़ना सिखा दिया, क्योंकि मुझे हमेशा अंदर से लगता था कि भक्ति में तो हम लोगों ने इनडायरेक्ट भगवान का ज्ञान सुना। अभी ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी जो मैं ट्रांसलेशन वाली मुरली सुनूं तो वो राइट नहीं होगा। इसलिए मैंने बहुत मेहनत से हिंदी सीखा, कोई भी स्कूल में जाके नहीं। एक इंडिया का, भारत का भाई आया था, उसने मुझे क ख सिखाया और पैटर्न से मैं मुरली पढ़ना सीखी। और हिंदी बोलना भी यज्ञ में आते जाते हमने सीखा। लेकिन जब हम बाबा के बने तो मैं शुरू की बात बताऊं कि मेरे लौकिक पेरेंट्स, मदर और फादर जो काका काकी, और पापा का बड़ा भाई राम भाई पटेल, तो वो लोग निमित्त बने ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान अफ्रीका में ला करके स्प्रेड करने में। तब मैं 13 साल की थी और मैं स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन क्या हुआ कि हमारी जो चाची है राम काका की युगल, उन्होंने 1969 में शरीर छोड़ा। और जब शरीर छोड़ा तो 70 में हमारा चाचा वर्ल्ड ट्रिप पे निकला था, बिजनेस की ट्रिप से। लेकिन उनका संकल्प ये था कि ज़ैम्बिया में जो कैपिटल सिटी लुसाका है उसमें हमारा मंदिर नहीं है, तो हमें एक मंदिर बनाना है हमारी चाची के मेमोरियल में। तो ऐसे ही सब जगह नजर करता रहता था। मुंबई में था, मुंबई का मेला तब पूरा हुआ था और उन्होंने स्ट्रक्चर देखा।
तो ड्रामा कहो, संगम युग की विशेषता कहो, कोई ना कोई बहाना रह जाता है कि मेला बस उतर रहा था और हमारे चाचा ने ये देखा और वो सीधा पैम्फलेट मिला तो बोला बस सेंटर पे गए। और आफ्टरनून का टाइम था, वेदांती बेन ने डोरबेल आंसर किया और चाचा को मिले, उनको सारा ज्ञान सुनाया शॉर्ट में, क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंस सुनाऊंगी। और ऐसे करते हमारे चाचा मधुबन गए और दादी को बोला अभी मुझे जड़ देवी और मंदिर तो बनाना है, लेकिन मुझे खास चैतन्य देवी चाहिए और मुझे वेदांती बेन को अफ्रीका ले जाना है। उस टाइम में यज्ञ में अफ्रीका क्या है, कैसा है, कहाँ है, कई लोगों को पता नहीं था। इसलिए दादी ने कहा हम सोचेंगे, और ऐसे करते 1970 से 74 हो गया। लेकिन उस बीच में हमारे चाचा ने जितना भी लिटरेचर पांडव भवन की बुक शॉप में था तो वो बाय कर लिया और उसको शिप कर दिया और वो अपनी ट्रिप पे चले गए। तो अबाउट 6 months के बाद जब शिपमेंट आया तो मेरे कजिन लोग तो कुछ भी नहीं समझते हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी, धर्म, गुजराती भाषा कुछ भी नहीं समझते। इसलिए उन्होंने मेरे फादर को बुलाया कि काका ने कुछ भेजा है, आप देखो तो सही क्या है। तो बुक्स थी, लिटरेचर था ब्रह्मा कुमारी का। तो मेरे लौकिक फादर ने ये समझा कि भाभी ने शरीर छोड़ा है, तो भाभी के निमित्त मेमोरियल में भाई ने ये बुक्स भेजी है, क्योंकि स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, तो हम लोग उसको बांटते हैं। तो उन्होंने जितने भी हमारे हिंदू परिवार पूरे देश में थे, घर घर में एक ब्रह्मा कुमारी की बुक गई, कोई भी गई, लेकिन गई। मन की शांति थी, सप्ताह कार्यक्रम था, फिर वो जीवन कहानी थी, अद्भुत जीवन कहानी, फिर वो जो हम कोर्स कराते थे वो एल्बम था ट्रेसिंग पेपर वाला। तो ऐसी ऐसी चीजें, तो हमारे घर में वो एग्जीबिशन का, पिक्टोरियल एग्जीबिशन का बुक आया, बहुत कलरफुल था। तब मैं 10 साल की थी। तो मैंने जब ये कलरफुल बुक देखी, मैं तो कुछ नहीं समझती हूँ ये क्या है, लेकिन मैंने जब वो बुक क्वाइटली फ्लोर पे बैठ करके देखी तो मैं बहुत खुश हो गई। मेरी लौकिक मदर ने देखा कि ये शांत हो गई है, मतलब कुछ कर रही है। वो देखने आई रूम में, तो मैं उनके रूम में बैठ करके ये सारा पेजेस टर्न करके देख रही थी। तो उसने वो बुक ले ली मेरे से, बोला ये तू टच नहीं कर सकती है, ये भगवान है, भगवान को ऐसे नहीं टच करते। तो मैं भी वंडर करके निकल, नहीं भगवान, नॉट गॉड, आई नो समबडी फ्रॉम दिस बुक। मैं ये बुक से किसी को जानती हूँ। तो बोला तू नहीं जान सकती। मैंने कहा लेकिन मैं जानती हूँ, मैं आपको फोटो दिखाऊं। तो बोला देख ही नहीं सकती, क्योंकि ये गॉड है, ये दुनिया में नहीं है, तू कैसे जानेगी। मैंने कहा मम मैं आपको दिखाऊं कौन सा। तो मैंने पेजेस टर्न करके जब ब्रह्मा बाबा का फोटो आया तो मैंने कहा ये पर्सन को मैं जानती हूँ, मैं मिली हूं इनको। तो ये इसको हमारी मदर को बहुत वो अजब लगा और उसने बुक ले ली, बंद करके ऊपर कबर्ड पे रख दी जहां मैं पहुंच नहीं सकूं। लेकिन वो मेरी बुद्धि में इतना फिक्स था कि मैं ये पर्सन को जानती हूँ, बस पूरी हुई बात। तो ये 1970 की बात है। फिर 74 में जब हम हमारे लौकिक परिवार, पापा और हम लोग, हमारे चाचा लोग थोड़ा दूर रहते थे, तो एवरी सैटरडे को मेरी मदर भाभीियों को मिलने जाती है, घर का कुछ काम है, कुछ पूछना है, करना है, क्योंकि ये भाभियां यूके की थी, उनको इतना ख्याल नहीं है। तो ऐसे करते वो जाती थी, तो हम भी जाते थे। तो हम गए, तो मैं जब स्टेप्स चढ़ी तो लाउंज में बहुत दूर मैंने एक वाइट कपड़े में एक बहन को देखा। तो मुझे तो इतना कुछ समझ में तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मेरी मदर को बोला कि सम माता जी इज देयर, कोई माता जी है। तो बोला ये माता जी नहीं है, तुमको तो ये भी पता नहीं माता जी क्या वर्ड है, तू खाली बोलती है।
तो ऐसे करते हम अंदर गए। मेरी मदर ने भाभीियों को पूछा ये कौन आया है, बोला हमको पता नहीं है, काका के गेस्ट है। तो उषा बेन और रमेश भाई मुंबई वाले वो लोग आए थे। और उषा बेन ने जब मेरी मदर को देखा तो वो दौड़ करके आई और उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। तो हमारी मदर ने बोला कि मैं ये परिवार की काकी हूँ, चाची हूँ, छोटे भाई की वाइफ। तो बस उस दिन से आज तक सारा यज्ञ दादियां बाप दादा सब काका काकी के नाम से ही उनको पहचानते हैं। कईयों को तो उनका नाम भी पता नहीं है, डाया काका और रमीला काकी। डाया काका ने तो 5 साल पहले शरीर छोड़ा अथक सेवा करके, जैसे अभी जयंत भाई और चप्पा बेन याद कर रहे थे ना दृष्टि का, तो वो थोड़े ही दिन हॉस्पिटल में थे, लेकिन हॉस्पिटल में भी जो भी आते उनको दृष्टि ही देते थे। दृष्टि से ही उन्होंने बातें की, अंत में लौकिक हो या अलौकिक हो सबको दृष्टि, और शरीर छोड़ा। लेकिन काकी तो अभी भी है और वो 84 है और अभी भी वो जिम्बाब्वे का हरारे का सेंटर फुल फोर्स में चलाती है, बहुत अच्छी तरह से सेवा करती है। ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, जहां भी है वो सेवा देती है। तो उन्होंने भी आप लोगों को बहुत याद दिया है। लेकिन जब उषा बेन रमेश भाई ने काकी को देखा तो उषा बेन ने काकी को कहा कि मुझे लेक्चर करना है, कुछ सुनाना है, तो आप आपकी फ्रेंड्स को इकट्ठा करो कल सैटरडे आफ्टरनून, संडे आफ्टरनून, जो भी हो। तो मेरी मदर तो शॉप में बिजी थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तू है ना मेरी जो सब फ्रेंड्स के घर जा, तेरी तो हॉलीडे है, और सबको बोल के आ कि 4 o'clock मेरे चाचा के घर में एक टॉक है और वो ब्रह्मा कुमारी बहन देने वाली है। तो मैं गई, दौड़ दौड़ के सब जगह गई। तब मैं 13 साल की थी। लेकिन जब मैं वहां पहुंची ना मेरी मम के फ्रेंड के घर में, तो मैं ये भूल गई कि कौन स्पीच देने वाला है, क्योंकि मेरे लिए ब्रह्मा कुमारी वर्ड एक टंग ट्विस्टर था। टंग ट्विस्टर मीन्स मैं बोल ही नहीं सकती हूँ ये वर्ड। तो मैंने वो मासी को बोला कि मुझे पता नहीं है कौन आया है, लेकिन कोई आया है, आप आना। तो बोला नहीं, तेरी मम को तो पूछ के आ कि कौन आया है। तो मैंने मम्मी को पूछा, मैं बा कहती हूँ, मम्मी नहीं कहती हूँ, लेकिन कोई मिसअंडरस्टैंड करता है इसलिए। तो मैंने पूछा कि कौन आया है, तो वो शॉप में बहुत बिजी थी। उन्होंने मेरे को बोला तेरा हाथ दे, और उनके हाथ में पेन था लेकिन पेपर सामने नहीं था। तो उन्होंने मेरे हाथ पे ऐसे लिखा ब्रह्मा कुमारी, और मैं सब जगह गई, वो पढ़ा इंग्लिश में और सबको बोला कि ब्रह्मा कुमारी बहन आई है, ब्रह्मा कुमारी बहन आई है, सो प्लीज कम फॉर द टॉक एट 4 o'clock। तो मुझे अभी भी ये होता है, 46-47 इयर्स पहले की बात है, कि जब मेरी मदर ने मुझे ब्रह्मा कुमारी हाथ में लिखा तो मुझे लगा कि उन्होंने मेरी लकीर खींच ली ब्रह्मा कुमारी जीवन की। क्योंकि डेफिनेटली मेरे में एक भी संस्कार ब्रह्मा कुमारी बनने का तो था ही नहीं, एक भी नहीं। सिंप्लिसिटी क्या है, नम्रता क्या है, ये तो था ही नहीं। इंडिपेंडेंस, पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए। किसी से भी मैं डरती नहीं हूं। मैं मेरे प्रिंसिपल से भी नहीं डरती, तो समाज के बड़ों से भी नहीं, तो मेरे पेरेंट्स से भी नहीं। तो ब्रह्मा कुमारी में डरने की तो बात नहीं है, लेकिन नम्रता बहुत जरूरी चीज है, और स्वीटनेस, मधुरता बहुत जरूरी चीज है। तो मैंने बताया आपको कि मेरे में एक भी संस्कार वो नहीं था, लेकिन फिर भी हमें सरेंडर होते हुए 43 इयर्स हुए। और जब मैं सरेंडर हो रही थी तो हमारे जो एक्सटेंडेड रिलेशनशिप है वो सब बोल रहे थे कि ये 5 दिन भी नहीं रहेगी, 5 दिन से पहले वो वापस घर आएगी। वो ये आश्रम में, ये सिंप्लिसिटी वाली लाइफ में कभी नहीं रहेगी। लेकिन 43 इयर्स मेरे कहाँ बीत गए,
और मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत सिंपल और बहुत आराम वाला लाइफ था। बहुत परीक्षाएं आई, बहुत बहुत परीक्षाएं आई, लेकिन बाबा ने मुझे एक बार कहा था, बच्ची बाबा कहना और सब दूर हो जाएगा। तो मैं वो एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मेरी परीक्षा का जो क्लास सुनो ना, तो भाई लोग के आंख में भी आंसू आ जाते हैं। ऐसा मैंने कईयों से कभी कभी शेयर किया था, तब की बात कर रही हूँ। लेकिन आज तक कभी भी मुझे ये संकल्प नहीं आया कि मैं वापस जाऊं, वापस लौकिक में जाऊं या पुरानी दुनिया में जाऊं, कभी भी नहीं। तो ये मैं बहुत खुशी से कह सकती हूँ। लेकिन अभी जब हमने ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सुना, तो वो संडे को या सैटरडे को, मुझे एग्जैक्ट डे याद नहीं है, लेकिन मैंने मेरी मदर को बोला मैं भी आऊंगी। तो मैं बहुत शौकीन थी, रेडी हो गई कहाँ जाने के लिए। लेकिन मेरी मदर सरप्राइज हुई कि ये कभी भी सत्संगों में कहाँ भी नहीं आती है, आज क्यों आना है उसको। लेकिन फिर भी चलो आना है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे करते मैं गई। मैं इसलिए नहीं गई कि मुझे सुनना था वो क्या सिखाते हैं, मैं इसलिए गई कि मैंने इनवाइट किया सबको और कितने लोग आए वो देखने के लिए। मुझे खाली वो ही जानना था कि कितने लोग आए। तो जब मैं रूम में एंटर हुई, हॉल में, तो लाउंज में मैंने देखा 40 से जास्ती लेडीज थी। और मुझे जो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, अभी उसका जवाब मेरे पास है कि वो मेरी बाबा की पहली सेवा थी, इसलिए खुशी हुई, न कि मेरे कहने पर लोग आए इसलिए खुशी हुई। लेकिन नेचुरली लौकिक दुनिया में तो हम यही समझते हैं कि मैंने कहा और इतने सारे लोग आए। लेकिन मैं इससे बहुत खुश हुई। और जब हम एंटर हो रहे थे लाउंज में, तो उषा बेन सुना रही थी कि हमें ये दुनिया में रहते हुए, मैंने जो थोड़ा समझा, बहुत तो नहीं समझा, लेकिन ये दुनिया में रहते हुए तन हमारा यहाँ है, लेकिन मन हमारा उस दुनिया में होना चाहिए। कौन सी दुनिया वो तो मैं नहीं समझती, लेकिन यहाँ हमारा तन होगा, वहां हमारा मन होगा। ये गीत के ऊपर वो सुना रही थी प्ले करने के बाद। और फिर उन्होंने सुनाया, मैं तो कुछ भी नहीं समझी, क्योंकि मुझे गुजराती भी इतना समझ में नहीं आता था, हाई गुजराती। खाली हमारी ग्रैनी के साथ हम बात करते थे, एक सेंटेंस में 10 इंग्लिश वर्ड्स और 2 गुजराती वर्ड्स तो समझते थे। लेकिन उन्होंने जो एक बात बताई कि सत्युग एक ऐसी दुनिया होगी जहां नेचुरल ब्यूटी होगी। और यहाँ देखो आर्टिफिशियल मेकअप कितना है, बंदर जैसे लगते हैं। तो मेरी बुद्धि थोड़ी गई, मैंने अपने आप को देखा, फिर औरों को देखा। पूरा रूम माताओं से भरा हुआ था, एक भी कुमारी या यंगस्टर वो रूम में नहीं था। मैं अकेली थी, मैं और मेरी छोटी बहन। तो मैंने कहा ये बहन है ना, वेरी नैरो माइंड लेडी, क्योंकि उसने मेरे मेकअप को और मेरे फैशन को देख करके कहा कि यहाँ आर्टिफिशियल मेकअप है। अभी मैं जब घर पे गई ना, तो मेरे लौकिक फादर ने पूछा, बेटा दिकरा आज क्या आपने सुना? Oh my God, that lady was very narrow-minded. तो बोला मतलब? तो मेरी मम्मी कहा तेरे पापा ने मुश्किल से तो पूछा है और तू अभी उसकी बुद्धि बिगाड़ रही है, तुमको कुछ समझ में नहीं आया है गुजराती, ठहरो। तो वो बहन ने कहा कि आपको उषा बेन याद कर रही थी, आपको भी आना था, लेकिन मैंने समझा कि ब्रह्मा कुमारी है तो खाली बहनें ही होगी, इसलिए मैंने आपको बोला नहीं, लेकिन कल आप जरूर आना। तो बोला ओके। और मैं तो कुछ समझी नहीं वो क्या बोल रही थी, लेकिन चलो कोई हर्जा नहीं। तो दूसरे दिन मैं फिर रेडी हो गई जाने के लिए। तो मेरी मदर सरप्राइज हुई, जो उसकी बुद्धि में कभी ऐसा कुछ आ जाता है तो ये लड़की तो कहाँ भी नहीं आएगी, किसी का भी नहीं सुनेगी।
और ये आज भी आने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन मैंने क्या पहना था, एक सिंपल व्हाइट ड्रेस पहना था, बहुत सिंपल और कुछ भी फैशन नहीं। और मैं गई और मैं क्लास में बैठी, मैं कुछ भी समझी तो नहीं क्या चल रहा था, लेकिन मैं गई। और क्लास के बाद उषा बेन इतनी इनोसेंट, उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ करके कहा कि प्रति देखो, तूने बाबा का ज्ञान एक ही दिन सुना और तेरे में कितनी सिंप्लिसिटी आ गई, देखो तो सही। हाँ? तो मैंने कहा कि नहीं, हम दोनों लाइफस्टाइल जी सकते हैं, वो लाइफ भी जी सकते हैं तो ये लाइफ भी, हमारे में दोनों एबिलिटी है, मैंने कहा। तो वो बोलती हाँ देखो तू कितनी सिंपल हो गई, तू जास्ती जो बाबा का ज्ञान सुने ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता बाबा क्या है, लेकिन बाबा का ज्ञान सुने ना तो तू ब्रह्मा कुमारी बन जाए। ये भी मुझे समझ में नहीं आए ब्रह्मा कुमारी मतलब क्या, लेकिन बस ऐसे करते उषा बेन रमेश भाई 4 दिन वहां रहे। तो 3rd डे को हमारी दादी जानकी लंदन से आई। दादी जानकी को उषा बेन रमेश भाई ने बोला कि यहाँ तो बहुत अच्छा है, स्वर्ग लगा पड़ा है, अफ्रीका करके हम कुछ समझते ही नहीं है, और दूसरा कि जो भी यहाँ बहने आएगी ना वो राज करेगी, प्रिंसेस की तरह रहेगी, रानी की तरह रहेगी, इतनी यहाँ सुविधाएं है। तो दादी आप आ जाओ। तो दादी नेक्स्ट फ्लाइट में लंदन से आ गई। वो लंदन में मार्च के एंड में आई थी, 31 मार्च को, और जून को हमारे पास आई। तो हमारा अलौकिक जन्म मम्माज डे पर था, मम्मा के आजू बाजू 22 जून या ऐसा कुछ था, क्योंकि मुझे याद है कि दादी दीदी ने हमको को जो मम्मा की अंगूर थी ना, तो अंगूर तो वो अफ्रीका तक नहीं भेज सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसका जैम बनाया था और वो जैम हमारे पास भेजा था और हम लोगों को मम्माज डे पर खिलाया था। तो वो मुझे बहुत याद है। तो हम अलौकिक डे को, बर्थडे को मम्माज डे ही मानते हैं 22, और तो मम्माज डे 24 है। तो ऐसे करते दादी भी आ गई और दादी ने देखा कि हमारी काका काकी तो बहुत पक्के हैं और बहुत अच्छे हैं युगल, तो उन्होंने जवाबदारी दे दी कि अभी आज से आपको गीता पाठशाला रन करनी है। और दोनों को एक दूसरे को राखी पहनाई। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि छोटेपन से हमारी मदर मेरे भाई को राखी बंधवाती है, दोनों भाइयों को, लेकिन मैंने कभी ये तो नहीं देखा कि मेरी मदर और फादर एक दूसरे को बांधते हैं। तो मैं तो कुछ समझी नहीं, लेकिन अभी समझ है कि उन्होंने पवित्रता का व्रत लिया ना, तो इसलिए दादी ने कहा आप दोनों एक दूसरे को राखी पहनाओ। राखी रक्षाबंधन नहीं था, लेकिन तब तो हम कुछ भी नहीं समझे। और ऐसे करते हमारे मदर फादर ने गीता पाठशाला स्टार्ट कर दिया। मैं रोज तो नहीं जाती थी, लेकिन वीकेंड जाती थी। मैं कुछ भी वहां समझती नहीं थी, लेकिन 5:30 सुबह हमारा योग चलता था और फिर मुरली, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। खाली वातावरण बहुत अच्छा लगता था, योग करना नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। और ऐसे करते हम लोग ज्ञान में चल पड़े, सब धारणा हो गई घर में खाना, अन्न की धारणा सब बहुत पक्का, बहुत स्ट्रिक्ट। ऑनियन गार्लिक घर में नहीं आएगा, ये सब। तो मैं स्कूल में भी कभी किसी भी फ्रेंड का खाना नहीं खाती थी, कभी नहीं, जो घर से मिलता था वो ही खाती थी। और ऐसे करते करते हमारे दूर के रिश्तेदार, फ्रेंड्स सब बहुत डिस्टर्ब हुए, क्योंकि पूरे अफ्रीका में एक ही ये परिवार था जो ज्ञान में चल रहा था और धारणा में था। तो क्या है, लोगों को पता नहीं आता था, समझ भी नहीं आता था ये क्या कर रहे हैं ये लोग सुबह सुबह उठ करके। और ऐसे करते हम लोग जून में ज्ञान में आए, तो नवंबर में हमारा लुसाका में बहुत बड़ा सेंटर खुला दिवाली के टाइम। तो हमारे पास वेदांती बेन, शिलू बेन, पांडव भवन वाली, वो लोग आए और 2 मास तो हमारे घरों में ही रहे। और उसके बाद सेंटर रेडी हो गया, तो वो लोग सेंटर में शिफ्ट हुए और हम लोगों ने उसको बहुत फुल फ्लज में सेंटर को ओपन किया।
और ओपनिंग के बाद दूसरे ही दिन हमारा पूरा लौकिक परिवार, मेरे मदर, फादर और 4 भाई बहन, हम लोग भारत के लिए निकले, मधुबन जाने के लिए। तो ये अफ्रीका का फर्स्ट परिवार था जो मधुबन में जा रहा था। तो हम लोग जब पहुंचे मधुबन, तो ऑफ कोर्स उषाबेन रमेश भाई के घर में हम पहले गए, क्योंकि तब तो सांता क्रूज सेंटर कुछ भी नहीं था, गांधेरी और गुलाबा और साइंस सेंटर, मैं समझती हूँ 3-4 सेंटर्स थे, घाटकोपर था। तो ऐसे करते फिर हम लोग मधुबन पहुंचे। तो दादी, दीदी, बड़ी दीदी और सब हमारे साथ बहुत बैठ करके इतना प्यार, हम तो कुछ भी नहीं समझते ये क्या है, हम क्या करने आए हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन पापा ने बोला कि दादी हमको बाबा को अभी नहीं मिलना है, हमको थोड़ी कमाई करनी है। तो पूरे जितने भी सेंटर्स भारत के हैं, हम पूरे सेंटर्स विजिट करेंगे, देवी परिवार को मिलेंगे, उनके साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे, थोड़ी कमाई करेंगे और उसके बाद आकर के बाबा को मिलेंगे। इतने समय के बाद हमारे पिता को हम मिलेंगे, बिछड़ गए थे, तो कमाई करके बेटा आवे ना, ऐसे थोड़ी आएगा। हम तो एक वर्ड नहीं समझते क्या बोलते हैं। लेकिन उस टाइम हम लोगों ने भारत में, तब पूरे यज्ञ में 275 सेंटर्स थे और हम लोगों ने 200 सेंटर्स विजिट किए, सब जगह 200 विजिट किए। उसमें ऑफ कोर्स हमारा सयाजीगंज भी था, चूंकि दादी थी। मुझे अभी भी याद है कि सयाजीगंज में हम कैसे वो स्टेप्स था ना, वो बहुत स्टीप स्टेप था, तो हम बहुत डर रहे थे चढ़ने के लिए और उतरने के लिए। लेकिन ऐसे करते फिर सारे भारत में हम लोगों ने चक्कर लगाया, 2 months लगा और उसके बाद फिर मधुबन गए। और मधुबन जाने के बाद बाप दादा स्पेशली हमारे परिवार के लिए आए। वो जो हमारी झोपड़ी नहीं, बाबा का कमरा तब आधा ही था, जो भाइयों का भाग था वो बाबा का बाथरूम था, लेकिन आधा ही था जो बीम तक था। और वहां पर अव्यक्त बाप दादा आए, जो नीचे गद्दी है उसके ऊपर बाप दादा बैठे थे और हम छोटे छोटे सामने बैठे थे। और फिर हमारी दादियां, नारायण दादा, निर्वेर भाई और हमारे पेरेंट्स सब बैठे और बाबा ने हम पूरे परिवार के साथ 1.5 hour बात किया। हम तो कुछ भी नहीं समझे, लेकिन निर्वेर भाई ने जितना थोड़ा ट्रांसलेट किया उतना हम समझे। लेकिन अभी मैं वो मैसेज हमेशा पढ़ती हूँ तो मुझे पूरा समझ में आता है, वर्ड टू वर्ड। तो अपने परिवार का जो फोटो बाप दादा के साथ लिया था, उसके साथ वो मैसेज स्टिक किया है और हमारे लौकिक घर में वो अभी भी है इतने साल से। तो मैं पढ़ती रहती हूँ मैसेज को। तो बाबा ने जो एक ब्लेसिंग दिया था वो मुझे याद है, वर्ड टू वर्ड, जिसमें बाबा ने कहा अफ्रीका को जंगल कहते हैं और जंगल में तरह तरह के वृक्ष होते हैं। तो ये जो परिवार है ना, ये भी एक वृक्ष है, अफ्रीका का वृक्ष, लेकिन ये चंदन का वृक्ष है। चंदन का वृक्ष बहुत वैल्यूबल वृक्ष होता है, तो ये परिवार बहुत वैल्यूबल है। और चंदन का वृक्ष बहुत शुभ काम में यूज किया जाता है, तो ये बहुत शुभ परिवार है और बहुत सुगंध फैलाने वाला है चंदन का वृक्ष। तो ये परिवार भी बाबा के संदेश का सुगंध पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरी दुनिया में फैलाएगा। तब तो हमें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जितने भी हम मेंबर्स हैं 6, सब नंबरवार ज्ञान में चलते हैं, सब एक समान नहीं चलते। मैं समर्पित हो गई, मेरे पेरेंट्स भी समर्पित जैसे ही है और मेरे भाई बहन जो 3 हैं वो अभी भी पूरे ज्ञान में है। तो बहन ने गंधर्व विवाह किया है, वो लंदन में बहुत एक्टिव सेवा में है। दोनों भाइयों ने शादी की है, लेकिन वो भी सेंटरों के बहुत सहयोगी है। एक जिम्बाब्वे में रहता है भाभी के साथ और एक ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तो वो भी यज्ञ को कहो या परिवार क्या बोलते बाबा के सेंटर्स को कहो, बहुत सहयोगी। और निर्वेर भाई ने उनको कह दिया कि समय प्रति समय आपको मधुबन तो आना ही है, कुछ भी हो जाए।
हमारे फ्रेंड्स हो आप, आपको आना ही है। तो यज्ञ के साथ उन्हों का भी बहुत प्यार है। तो हर एक मेंबर ये चंदन के वृक्ष का बाबा का संदेश विश्व भर में फैला रहा है, अलग अलग रूप से, लेकिन सेवा कर रहा है। तो बाबा के महावाक्य बहुत उचित है। और उसके बाद फिर हम थक गए थे, इसलिए हम वापस चले गए। लेकिन मेरे फादर को तो बहुत लगन था, इसलिए उसने तो पूरे सब सेंटर्स कवर कर लिए, 275 कवर कर दिए, और फिर यूरोप चले गए दादी के पास। हॉलैंड गए, जर्मनी गए, इटली गए, सब जगह गए, और हम वापस ज़ैम्बिया चले गए। जब हम ज़ैम्बिया गए तो सेंटर जो छोड़ के ओपनिंग करके आए थे वो तो फुल फ्लेज में चलने लगा, और इतने बाबा के बच्चे, और बहुत फुल फोर्स में। तो दादी ने वेदांती बहन और शीलू बहन तो थे ही, फिर अहमदाबाद से रावल भाई को भेजा, फिर हमारी चंद्रू बहन आई जो सैन फ्रांसिस्को में है, फिर हमारी निर्मला दीदी आई। तो ऐसे आते आते हम वीकेंड को सेवा में जाते थे सेंटर में, और फिर इतनी लगन लग गई कि हमारा पूरा परिवार और जितने भी बाबा के बच्चे हैं, हमारे सेंटर में मॉर्निंग और इवनिंग क्लास चलता था। हम मॉर्निंग और इवनिंग जाते थे। तो स्कूल यूनिफॉर्म में क्लास में जाते थे, वहां से सीधा स्कूल चले जाते थे, स्कूल से आकर के होमवर्क करके फिर सेंटर पे जाके सेवा करते थे, जो भी सेवा मिले। तो ऐसे करते करते मुझे इतना नशा चढ़ गया कि बस अभी मैं क्या करूं, यही लाइफ जीने का प्लान करूं। लेकिन मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि सिंपलिसिटी क्या है। मैं जो बड़ी हो रही थी ना, वो छोटी सी प्रिंसेस के रूप से बड़ी हो रही थी। इसलिए मैंने हार्डशिप, पॉवर्टी, गरीबी, प्रॉब्लम्स, दुख, कुछ भी कभी नहीं जाना था, कभी नहीं। इतनी प्रिंसेस की तरह कि कई बार मेरी ग्रैंडमदर बोलती थी मेरे फादर को कि तेरी बेटी को शादी कराएगी, ससुराल कैसा मिलेगा, पता नहीं ये वहां टिकेगी या नहीं, तुम उसको इतना वो कर रहा है। लेकिन ऐसे करते हम ज्ञान में तो चल रहे थे, मधुबन भी आते जाते थे। लेकिन परीक्षा भी तो आनी चाहिए ना, थोड़ी चेक करने के लिए कि निश्चय क्या चीज है। और तो कोई परीक्षा आएगी नहीं क्योंकि पूरा परिवार ही ज्ञान में था। तो हमारी ज़ैम्बियन गवर्नमेंट ने परीक्षा ली। ज़ैम्बियन गवर्नमेंट अभी कम्युनिस्ट होने जा रही थी, सोशलिस्ट, और उन्होंने लॉ बनाया कि जितने भी ये कंट्री में ज़ैम्बियंस हैं, लड़की हो या लड़का हो, उनको आगे बढ़ना है तो पहले देश में थोड़ी सेवा देनी पड़ेगी, नेशनल सर्विस, आर्मी ट्रेनिंग, और आर्मी ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप फिर यूनिवर्सिटी आगे कर सकते हो। मुझे बहुत शौक था कि मैं लॉ करूं, मुझे छोटेपन से लॉ का बहुत वो था, लगन थी कि मैं लॉयर बनूं, लेकिन मैं लॉयर नहीं हूं। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे साफ बोल दिया कि तू आर्मी ट्रेनिंग के लिए कहां भी नहीं जाएगी, पढ़ेगी नहीं तो चलेगा, लेकिन तुमको हम कहां भी दूर नहीं भेजेगी। तो जो 6 मंथ्स की घर में रह करके खाली स्टेडियम में ट्रेनिंग थी वो मैंने की, 6 मंथ्स की। वो ओ लेवल्स में करनी होती है, लेकिन ए लेवल्स मतलब एडवांस लेवल्स में यूनिवर्सिटी जाने से पहले तो भारत का मैं समझती हूँ फर्स्ट ईयर कॉलेज, सेकंड ईयर कॉलेज, थर्ड ईयर कॉलेज वो है। तो तब हमको 22 मंथ्स के लिए बॉर्डर पे जाना है क्योंकि वॉर चल रही थी हमारी कंट्री में। तो हमारे पेरेंट्स ने साफ ना बोला कि तू बॉर्डर पे तो जाएगी ही नहीं, वहां कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, ये अफ्रीकन लड़के हैं वहां, हम आपको नहीं भेजेंगे। तो मेरा बहुत आर्ग्यूमेंट होने लगा। ऐसा आर्ग्यूमेंट मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ पहली बार किया क्योंकि कोई मार्जिन ही नहीं था आर्ग्यूमेंट करने का। तो मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया।
वेदांती बेन भी आई, वेदांती बेन ने भी ट्राई किया थोड़ा समझाने का, लेकिन मैं किसी का मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा ये कंट्री ने मुझे जन्म दिया, बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, मैं उसके लिए क्यों सेक्रीफाइस नहीं कर सकती हूँ? मैं सेक्रीफाइस करूंगी, मैं जाऊंगी, क्योंकि मुझे आगे पढ़ना है। तो हमारे पेरेंट्स ने देखा इसके साथ हम आर्ग्यू नहीं कर सकते, वो चुप हो गए, मैं भी चुप हो गई। घर में बहुत टेंशन, सख्त टेंशन। अभी मुझे फाइनल स्कूल में मेरा नाम देने का था ये एग्जाम्स के लिए, तो रोल नंबर मुझे मिले, लेकिन फ्राइडे नाइट को हमारा ये चला। सैटरडे अर्ली मॉर्निंग को मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, शांत थे हम सब, और मेरे फादर ऑफिस में गए और उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा आर्टिकल कि एक देसाई की कुमारी मेरी तरह जिद करके बॉर्डर पे गई, 1 साल अगले साल की थी, और वो बेचारी ने शरीर छोड़ दिया। तो शरीर छोड़ने से तो मैं कभी डरती नहीं हूँ, लेकिन क्वालिटी ऑफ डेथ मैं बहुत मानती हूँ। तो ऐसे करते मेरे फादर आए और मेरे को बोला तुमको ऐसे मरना है तो जा। तो मैं कुछ बोली नहीं, फिर धीरे से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा शांति से। न्यूज़पेपर में लिखा था कि ये रश्मि वशी, उसको जॉन्डिस हो गया था, हेपेटाइटिस, और उसको मलेरिया की ट्रीटमेंट ये लोग दे रहे थे। तो ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये स्टुपिडिटी है गवर्नमेंट की। ऐसे ही लिखा था कि 8 Zambian girls raped and thrown out of the train, उनको रेप किया और फेंक दिया। 6 Zambian girls, आर्मी ट्रक ran over them, वो लोग सोए थे स्लीपिंग बैग्स में और आर्मी ट्रक आया और उनके ऊपर से रन किया। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, दिस इज नॉट सैक्रिफाइस, दिस इज केयरलेसनेस। ज़ैम्बियन गवर्नमेंट अभी तैयार नहीं है, और ये क्या लोग ने इंट्रोड्यूस किया। तो चुपचाप मैंने बाबा की याद में डिसीजन लिया कि मैं मंडे सुबह स्कूल नहीं जाऊंगी। उसका मतलब हुआ मैं मेरे एग्जाम के लिए नाम नहीं दूंगी, आर्मी ट्रेनिंग के लिए नहीं जाऊंगी, क्या आगे करूंगी मुझे पता नहीं था। क्योंकि क्या है कि वो लोग ने ऐसा कायदा बनाया था कि जब तक आप ये ट्रेनिंग न करो तब तक कोई भी प्राइवेट स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते हो, सर्टिफिकेट चाहिए, आप जॉब नहीं कर सकते हो, आप कंट्री के बाहर नहीं जा सकते हो, तो आपके पास पैसे होते हुए भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में आ गई और मैं मंडे को नहीं गई स्कूल। मेरे पेरेंट्स इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। मेरा पापा मेरी मदर को पूछ रहा है कि प्रतिभा आज स्कूल नहीं गई। बोला आप उसको कुछ बोलना भी नहीं, क्योंकि जो आप बोलेंगे ना तो वो सीधा कपड़ा यूनिफॉर्म पहन करके चली जाएगी स्कूल, उसको छोड़ो, बोलो ही नहीं, इग्नोर करो। और दूसरा, मेरी मदर भाग करके सेंटर में गई और उसने कहा वेदांती बेन को आप भोग लगाओ, आप सदगुरुवार को भोग लगाओ कि मेरी बेटी स्कूल नहीं गई। बाबा ने उसकी बुद्धि को पकड़ा है। और ऐसे करते मेरी एजुकेशन में डिस्टर्बेंस आ गई, जो मुझे बहुत अटैचमेंट था। मैं आज ड्रामा को थैंक्स करती हूँ कि वो बहुत कल्याणकारी है। जो ऐसा नहीं आता तो मैं लॉयर बनती और मैं जज बनती, तो मैं कभी भी ब्रह्मा कुमारी नहीं बनती, मैं जॉब करती, मेरे प्रोफेशन को आगे बढ़ाती। लेकिन ऐसे सिचुएशन आने पर मेरे पेरेंट्स बहुत मेरी वरी करते थे कि इसका क्या होगा अभी। तब क्लास में वेदांती बेन ने अनाउंस किया और चंद्रबेन ने कि मधुबन ग्रुप जा रहा है, मधुबन ग्रुप जा रहा है, लेकिन उसमें मैं तो नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है नेशनल सर्विस का, आर्मी ट्रेनिंग का। लेकिन मेरे फादर आए और उसने बाबा की याद में ऐसा मुझे पूछा, दिख रहा तुमको मधुबन जाना है?
फिर मैं जानती हूँ कि ये मुझे खाली खुश कर रहे हैं वो। मैंने कहा हाँ पापा हम जा सकते, ट्राई कर सकते, आप बोलते हैं तो वो मेरी कजिन की ट्रैवल एजेंसी में गए, टिकट लेके आए। उन्होंने बहुत ना बोला कि काका प्रतिभा को ये नहीं जाने देंगे। मैं ये इसलिए सुना रही हूँ कि ये मेरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। तो वो टिकट लेके आ गए, मेरे को पैकिंग करवाया और एयरपोर्ट ले गए। हम कुछ भूल गए तो ड्राइवर वापस लेने गया, तब तक हमको बहुत लेट हो गया। तो हम जब गए इमिग्रेशन में, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे फादर का पासपोर्ट देखा, स्टैंप किया, क्योंकि वो ब्रिटिश पासपोर्ट था और मेरा ज़ैम्बियन था। तो जब उसने देखा कि मैं ज़ैम्बियन हूँ और अभी नेशनल सर्विस की एज में हूँ, आर्मी ट्रेनिंग की, काका मुझे बोलता रहता है बाबा को याद कर, बाबा को याद कर। मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन बाबा को याद कर रही थी। और ये इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा कि तेरा नेशनल सर्विस सर्टिफिकेट कहाँ है? डॉक्यूमेंट्स काका के पास थे, तो पापा ने ऐसे जैसे वो ढूंढ रहा है, था तो नहीं मेरे पास, लेकिन ढूंढ रहा है, ऐसे कर रहा है और डिले कर रहा है। तो अचानक इमिग्रेशन ऑफिसर के कैबिन में फोन रिंग हुआ। तब तो वो क्या बोलते हैं, सिंपल वो लैंडलाइन थी। तो फोन रिंग हुआ, उसने आंसर किया। वो इतना खुश हो गया, जिसका भी फोन हुआ हमको पता नहीं है, लेकिन इतना खुश हो गया, बातें करने लगा। और बातें करते करते उसने हमको इशारा किया। वो बाबा ने ये उसकी बुद्धि को पकड़ा था, हमको इशारा किया तुम्हारी फ्लाइट लेट हो रही है, तुम जाओ। और मेरा पासपोर्ट स्टैंप कर दिया। और मैंने नक्की किया कि अभी की आगे की मेरी लाइफ बाबा की लाइफ है, ये मेरी लाइफ नहीं है। मेरी लाइफ तो कुछ और ही होती। तो ऐसे करते हम लोग भागे, बहुत लेट थे, और प्लेन में जाके अपने सांस लिया। और पापा ने मुझे पूछा बेटा तू ओके है ना? मैंने कहा हाँ। तो दिख रहा अभी तुमको क्या करना है? मैंने कहा पापा वो लोग आएंगे और मुझे ले जाएंगे। तो बोला नहीं ले जाएंगे, अभी तू बॉर्डर से बाहर निकल गई है, बाबा ने बहुत कमाल की है। और हम लोग मधुबन पहुंचे। मधुबन पहुंचे तो ग्रुप तो पहुंच गया था, चंद्रुबेन लेके आई थी ग्रुप हमारी। तो सब मुझे क्या करते थे, कहते थे, मैं और दूसरी मेरी एक फ्रेंड थी प्रतिमा, तो दोनों को कहते थे अभी ये भूल जाओ लौकिक पढ़ाई, छोड़ दो सब कुछ और बाबा की सेवा में लग जाओ, ब्रह्मा कुमारी बन जाओ। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा इसलिए आता था कि मेरी लाइफ में अभी कोई भी चॉइस नहीं है, इसलिए मैं ब्रह्मा कुमारी बन जाऊं, भगवान को मेरी वैल्यूलेस लाइफ दे दूं। मेरी लाइफ में 1000 चॉइस हो और मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं तो मैंने कुछ दिया भगवान को, वैल्यूएबल लाइफ। नहीं तो क्या मतलब है ये लाइफ का? जो मेरी लाइफ में कोई चॉइस नहीं है तो मैं ब्रह्मा कुमारी कभी नहीं बनूंगी, कभी नहीं बनूंगी। जब चॉइस होगा तो ही मैं बनूंगी। तो जब हम हिस्ट्री हॉल में वो दिन बाप दादा को मिलने जा रहे थे, मैंने चंद्रुबेन को बाहर बुलाया और मैंने चंद्रुबेन को बोला, चंद्रुबेन अब बाप दादा को बोलना नहीं कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है, मैं कुछ करूंगी। हाँ, अभी मैं तो मेरी बुद्धि से समझती हूँ बाप दादा को बोलने की भी जरूरत नहीं होती है, भगवान को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं होती, वो तो जानता है। हाँ, तो हम हिस्ट्री हॉल में जाके बैठे, बाबा ने दृष्टि दी, मुरली चलाई, ग्रुप्स को मिले, पर्सनल मिलने लगे। मैं बाबा के सामने गई, मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मुझे ये डर लगता बाबा मुझे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछेगा। और बाबा ने कहा कि बच्ची अभी भी लौकिक पढ़ाई में मोह है? तो मैं एक शब्द नहीं बोली, बस दृष्टि लेती रही। बाबा ने कहा देखो बच्ची, कितनी भी लौकिक पढ़ाई पढ़ेगी, कौरव गवर्नमेंट तुमको सर्टिफिकेट देगा, वो तो कागज पे देगा, लेकिन आज पांडव गवर्नमेंट और पांडव पति तुमको सर्टिफिकेट देना चाहता है, तू लेगी? मैं कहा हाँ बाबा लेगी। बाबा ने कहा आज बाबा
स्टैंप लगा रहा है नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी का। टेम्पटेशंस बहुत आएगी, परीक्षा बहुत आएगी, प्रॉब्लम्स बहुत आएगा, लेकिन बाबा कहना और बाबा पहुंच जाएगा। तो बाबा स्टैंप लगा रहा है। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा मैं तो ब्रह्मा कुमारी बन गई। और बस ऐसे करते इतना नशा चढ़ गया। उस दिन मेरी लाइफ में मैंने पहली बार साड़ी पहनी थी बाबा के सामने, ब्रह्मा कुमारी। और उसके बाद फिर मैं मधुबन में रही और मेरे पापा तो वापस 1 वीक में चले गए। तो दादी का जो कमरा था उसके ऊपर के कमरे में मुझे दादी ने रखा। नारद दादा के साथ में इंग्लिश हेड के रूप से म्यूजियम में सेवा पर जाती थी और 2 महीना में रही। फिर दादी ने मुझे बुलाया। दादी ने कहा प्रतिभा वो हमारी काकी आ रही है तुमको लेने के लिए। मैंने कहा क्यों मुझे लेने के लिए आ रही, मैं तो ब्रह्मा कुमारी बन गई हूँ। दादी ने कहा ब्रह्मा कुमारी ऐसे नहीं बन सकते हैं, ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अभी तुम जाओ आगे पढ़ाई करो फिर बनेगी, तो दादी बुलाएगी तुमको। ऐसे करते हमारी मदर आई, टिकट लेके आई, मुझे लंदन ले गई। लंदन ले गई और ये लोग ने डिसीजन लिया था कि लंदन में मुझे यूनिवर्सिटी में रखेंगे और मैं वहां आके पढ़ाई करूंगी। लेकिन मुझे लौकिक परिवार बिल्कुल, मेरा मामा मासी बिल्कुल मुझे लौकिक परिवार पसंद नहीं था। 2 महीना मधुबन में रहने के बाद, और वो भी अभी का मधुबन नहीं कि इतना फ्रीडम, जहां जाना है शॉपिंग जाना है, बाजार में जाना है, कुछ भी नहीं था। खाली पांडव भवन में बाहर जाना है तो बड़ी दीदी से परमिशन लेनी पड़ती थी। ऐसे नहीं कि लेक पे वॉक करने चले जाओ, परमिशन मिलेगी तो जा सकते थे। तो 2 महीना पांडव भवन में और म्यूजियम में सेवा पर, और अभी लंदन में लौकिक में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो मैं दादी के पास जब लंदन सेंटर में गई केल्विन में, तो मैंने कहा मुझे यहाँ जिंदी बेन के साथ रहना है। तो मैं जिंदी बेन के साथ सेवा में गई। मैं थोड़ा सीखी कि वो कैसे सेवा करती है एग्जीबिशन में। और ऐसे करती, हमारे पापा तो ज़ैम्बिया में थे, तो उन्होंने बताया कि मदर को कि प्रतिभा को जो लंदन पसंद नहीं है तो उनको वापस लेके आना, क्योंकि अभी ज़ैम्बियन गवर्नमेंट ने कायदा सारा स्टॉप कर दिया है और सब ओपन कर दिया है, तो वो यहाँ पढ़ सकती है। तो मैं तो वापस चली गई। लेकिन वापस जब गई ना, तो मुझे लौकिक परिवार में भी, हमारा तो लौकिक अलौकिक सब नहीं था सेम, लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं था। तो मैंने सेंटर में रहना शुरू किया। लौकिक कपड़े पहनती थी, लेकिन विदंती बेन और चंद्रबेन और उनके साथ में सेंटर में रहने लगी। और वहां से मैं कॉलेज जाती थी और पढ़ती थी। और ऐसे करते मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे सरेंडर होना है। लेकिन यही मेरी लाइफ है, आगे मेरी कोई और लाइफ नहीं है। बाबा ने कहा था कि कागज पे सर्टिफिकेट मिलेगा, वो तो जल जाएगा ना। तो मैं मेरी कॉलेज के फाइनल एग्जाम्स लिख करके, मैंने लॉ नहीं किया, मैंने बिजनेस स्टडीज किया, और मैं सर्टिफिकेट लेने नहीं गई। मैं नहीं गई लेने, और मैं इंडिया चली गई। इंडिया में दादी ने मुझे कलकत्ते में निर्मल शांता दादी के पास ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो हम एक 21 कुमारी थी, हमने वहां ट्रेनिंग की, आजू बाजू के सेंटर्स में सेवा दी, वहां मैं थोड़ा हिंदी सीखी। हिंदी पढ़ना तो मैं सीख गई थी, लेकिन बोलना नहीं आता था। और फिर दादी ने मुझे गुजरात में भेजा, भरूच में मेला था। तो दादी ने मुझे बोला कि आपको और सेंटर में कहाँ जाना है तो आप गुजराती सीख सको, थोड़ा भाषण करना सीखो। तो मैंने दादी को बोला, दादी मैं बड़ौदा जाऊंगी। क्यों बड़ौदा जाऊंगी? क्योंकि मुझे एक ही चीज बड़ौदा की पता थी कि बड़ौदा का पानी बहुत अच्छा था। मुझे अहमदाबाद का पानी बिल्कुल पसंद नहीं आता था, तब मिनरल वाटर नहीं था। तो दादी ने कहा अच्छा राज के पास बड़ौदा जाओ। तो मैं बड़ौदा गई और बड़ौदा में मैं रही। और मुझे याद है मेरा फर्स्ट लेक्चर तो ज़ैम्बिया में किया था, 14 साल की थी, लेकिन ये सेकंड लेक्चर कह सकते हैं, एक स्कूल में था और यंगस्टर्स थे, मेरी ही एज के हो गए मैं समझती हूँ, और इतना आवाज और मस्ती और ये सब कर रहे थे।
लेकिन जो बाबा कहते हैं ना, आप आत्मा अभिमानी होकर के ये नहीं सोचो ये मेरी ही एज के लड़के लड़कियां हैं, लेकिन मैं जगत माता हूं। और ऐसे करते मैं स्टेज पे जब गई, प्रिंसिपल्स ने बोला शांति रखो शांति रखो, एक ने भी नहीं रखी शांति। और जब मैंने ओम शांति किया, पिन ड्रॉप साइलेंस, मुझे ये तो याद नहीं कि कौन से स्कूल थी, लेकिन मैं गीताबेन के साथ गई थी और मैंने ओम शांति कहा और सब शांत हो गए।
लेकिन उन्हों को लाइट ही दिखाई देती है, मनुष्य दिखाई नहीं देता, लाइट दिखाई देती, फरिश्ता रूप दिखाई देता। ऐसे आपका एकाग्रता का अभ्यास होते हुए भी आप ऐसे सामने बैठे हो लेकिन उनको दिखाई नहीं देगा, लाइट लाइट ही दिखाई देंगे। ऐसे होना है, लेकिन अभ्यास अब से करो। फरिश्ता अच्छा, अभी
शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। आदि गुण अनादि रूप, शांति तेरा है अधिकार। तेरे दैवी राज स्वर्ग में शांति की थी सदा बहार। शांति की किरणों से शांति की किरणों से करुणा अब बरसानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। श्रेष्ठ कर्म का बीज शांति, इसमें छिपा है सुख का सार। दिव्य गुणों की खान यही है, शांति में है शिव का प्यार। तड़पती हुई हर एक आत्मा, तड़पती हुई हर एक आत्मा, प्यास सबकी बुझानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ज्ञान योग का दिव्य अनुभव शांति में समाया है। शांति की सौगात लेकर परम पिता शिव आया है। शांति धाम अपने घर की, शांति धाम अपने घर की राह सबको दिखानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से।
शांति की चाह सभी की, मिल जाए शांति वरदान। जन्मों से जो भटक रहे हैं, देना उनको शांति दान। शांति सागर वरदाता की, शांति सागर वरदाता की वाणी सबको सुनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति की शक्ति से शांति की शक्ति से।